हेलो एवरीवन, ये आपका जो है सेकंड पेपर जो जूलॉजी का आता है आपके लखनऊ विश्वविद्यालय में, बायोसिस्टमेटिक्स एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ठीक है, उसके आज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कराऊंगी। 4 यूनिट होते हैं, ठीक है, आपके इसमें भी कितने हैं, 4 यूनिट है। फर्स्ट पेपर में भी आपका 4 यूनिट था और जो नॉन कोऑर्डिनेट्स वाला आपका जो फर्स्ट पेपर आता है उसमें भी 4 यूनिट था, इसमें भी 4 यूनिट है। दोनों यूनिट मिला के 8 यूनिट होता है। ये आपका सेकंड पेपर है, वो आपका फर्स्ट पेपर था। ठीक है, उसमें मैंने केवल और केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कराए थे। दैट इज वाई जो है आज मैं आपकी जो ये पेपर है जूलॉजी सेकंड पेपर बायोसिस्टमेटिक्स एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, इसके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराऊंगी, उसके साथ साथ आपको आंसर्स भी बताऊंगी। ठीक है, इस अभी अगली जो आपकी जो पिछली वीडियो आई थी उसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कराया था, केवल कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कराया था। स्पेशली वो क्वेश्चंस ही थे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आज भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कराऊंगी अलॉन्ग विद देयर आंसर्स। तो आप लोग जो है पहले ये जान लीजिए कि आपके जो 4 यूनिट्स हैं उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। आप खुद से भी ये कॉन्सेप्ट को जानना आपको चाहिए कि भाई आपको पढ़ना क्या क्या है। जैसे आपके फर्स्ट यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहला यूनिट का आपका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू बायोसिस्टमेटिक्स एंड टेक्सोनॉमी। ठीक है, पहला जो यूनिट है ये आपके चैप्टर का उसका क्या नाम है, इंट्रोडक्शन टू बायोसिस्टमेटिक्स और टेक्सोनॉमी। उसके बाद इसमें अब आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से कवर करने हैं। पहले तो डेफिनेशन क्या होता है बायोसिस्टमेटिक्स का, टेक्सोनॉमी का। ठीक है, दोनों अलग अलग डेफिनेशंस होते हैं। अभी ये हम लोग जब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद देयर आंसर्स मैं सब कुछ बताने वाली हूँ। इसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका, उसके साथ इंपॉर्टेंट क्यों है टेक्सोनॉमी, इंपॉर्टेंट क्यों है बायोसिस्टमेटिक्स, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों की इंपॉर्टेंस भी अलग अलग है। अब टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी दूसरा टॉपिक है, ये पहला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका क्या है, टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी, अल्फा बीटा गामा, इसमें टेक्सोनॉमीज आते हैं और भी जो है टेक्सोनॉमी का क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, तो इसमें जितने भी टेक्सोनॉमी के टाइप है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ICZN, ये आप लोग जानते होंगे 11th और 12th में बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। मतलब कि एनिमल जूलॉजी मतलब एनिमल्स की जितने भी नेमिंग की जाती है। ठीक है, कैरोलस लिनियस ने जो आपके बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम दिया था कि एक स्पीसीज का 2 नाम रहेगा, एक उसके जीनस और एक स्पीसीज नेम रहेगा। किसी भी एनिमल का 2 जो है नाम दिया जाता है। ठीक है, वो आपके इसी कोड या कह लीजिए इन्हीं के रूल के अकॉर्डिंग बनता है। तो ये आपके जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक में इंक्लूड होता है कि क्या क्या रूल दिए गए थे। ठीक है, कब ये बना था, इसकी हिस्ट्री, फिर इसमें कैसे 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 एडिटिंग हुई इसके कोड्स में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको जाननी है। अब फोर्थ आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है, जिसमें आप लोग बात करते हैं किससे, किंगडम, फाइलम। ये आपको पता है कि टेक्सोनॉमिक हायरार्की में क्या होता है, किंगडम, फाइलम। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी आती है, क्लास। ठीक है, फिर आपका क्या होता है, ऑर्डर, फिर फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये आपके क्या होते हैं, हायरार्की होती है, जिसमें आप लोग क्या करते हैं, स्पीसीज जो है इसको डिफाइन किया जाता है कि 2 ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ज्यादा क्या हो, सिमिलर हो, इंटरब्रीड कर सके, इंटरकोज कर सके, एक फर्टाइल ऑर्गेनिज्म या अपने नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस कर सके। फिर इसके बाद ये आपके स्पीसीज का जो है कॉन्सेप्ट दिया गया था। इसके बाद 2 ऐसे सिमिलर स्पीसीज जिनके कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज्यादा मैच करते हो, दोनों कहाँ जाते हैं, सेम जीनस में जाते हैं। वैसे 2 सेम जीनस जो जिनके कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज्यादा मैच करते हो, सेम फैमिली में जाते हैं। ऐसे ही आपका क्लासिफिकेशन की एक हायरार्की दी गई है। ठीक है, तो सबसे नीचे वाला जो होता है स्पीसीज जो होता है, इनमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज इनके अंदर होती है। वैसे ही फिर सिमिलैरिटी घटते 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 आपके किंगडम तक जाते जाते वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई हो जाते हैं, या डिसिमिलैरिटीज उनमें बहुत ज्यादा देखी जाती है। कहीं ना कहीं एक एंसेस्टर से वो मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ सिमिलैरिटीज के नंबर्स क्या हो जाते हैं, कैरेक्टर ट्रेट्स जो होते हैं वो कम होते जाते हैं, जैसे जैसे आप क्या होता है, लो टू अपर जाते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका था जो फर्स्ट यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब जो सेकंड यूनिट है,
ठीक है। जो आपका सेकंड यूनिट है इसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं इसको मैं बताऊं तो आपका जो सेकंड यूनिट का नाम है वो क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। किस तरह से आपके पूरे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है। उसके बाद आपका क्या है, टेक्सोनॉमिक, इसके प्रोसीजर्स क्या क्या होते हैं, क्या रूल होते हैं इनको आइडेंटिफाई करने का, नॉमेनक्लेचर करने का, फिर क्लासिफाई करने का, यही आपके टेक्सोनॉमिक प्रोसीजर्स में आता है। इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, थ्योरीज क्या क्या दिया गया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरीज दिए गए हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए, ये भी हम लोग को पढ़ना है, डिस्कस करना है। और ये अभी क्वेश्चंस के साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इस पे फ्रेम होता है, तो इसके जो क्वेश्चन जैसे फ्रेम होता है इसके आंसर कैसे लिखने हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आप जो भी एक छोटा सा एग्जाम्पल, अब जब आप हर्बेरियम फाइल बनाते हैं अपने प्रोजेक्ट वर्क के लिए, उस टाइम पे भी आप क्या करते हैं, प्लांट को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, फिर प्रिजर्व करते हैं, उसको न्यूज़पेपर के अंदर दबा के, फिर बुक्स के अंदर डाल के बहुत दिनों तक, कुछ नहीं तो 10-15 दिन तक तो रखते ही हैं। जब वो पूरा अच्छे से ड्राई अप हो जाता है फिर इसके बाद उसको क्या करते हैं, हर्बेरियम फाइल पे लगाते हैं। ये सारी चीजें आपकी कहाँ आती हैं, पहले आप कलेक्ट करेंगे, उसको प्रिजर्व करेंगे, तो स्पेसिमेंस, जितने भी स्पेसिमेंस होते हैं, ठीक है, इनको कलेक्ट करना, उनको प्रिजर्व करना, ये आपके किस तरीके से दो आपका मेथड होता है, ड्राई और वेट जो कलेक्शंस होता है, किस तरीके से उनको प्रिजर्व किया जाता है, प्रिजर्वेटिव फॉर्मेल्डिहाइड वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं या अल्कोहल यूज करते हैं, फिक्सेटिव जो यूज करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग मेथड डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मॉलिक्यूलर टेक्निक्स क्या होते हैं सिस्टमेटिक्स के। सिस्टमेटिक्स का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या करना, क्लासिफाई करना, कैटेगराइज करना, उसके जो है इवोल्यूशनरी बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे ऑर्गेनिज्म से जोड़ना। इसके बाद उसमें ये पता करना कि भाई कितने दोनों सिमिलर है, कितने डिसिमिलर है, क्या इनके कोई एंसेस्टर्स हैं या नहीं, ये आपके सिस्टमेटिक्स में आता है। और जब मॉलिक्यूलर टेक्निक्स की हम लोग बात करते हैं तो इस टेक्निक में क्या इन्वॉल्व होता है, आपके जितने भी डीएनए है, प्रोटीन है, या फिर जितने भी केमिकल्स बन रहे हैं, एंजाइम्स हैं, ये सारी चीज़ें आपके फंजाई या फिर आपके बैक्टीरिया या फिर ह्यूमन बॉडी या फिर आप उससे जो भी ऑर्गेनिज्म आपके हैं ना, इनमें कौन कौन से एंजाइम, ठीक है, यूज़ होते हैं, हमारे बॉडी में कौन से एंजाइम यूज़ होते हैं, हमारे बॉडी में कैसा बेस पेयर है। आपको पता है सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, आपको पता है क्या होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल भरा हुआ होता है, और जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है वो बेस पेयर से मिलकर बना हुआ होता है, नाइट्रोजन बेसिस से मिलकर बना हुआ होता है। ये नाइट्रोजन बेसिस किस पैटर्न में अरेंज है, किस किस एंजाइम्स, किस प्रोटीन को बनाने के लिए आपके ये पैटर्न जो होते हैं आपके डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग मॉलिक्यूलर टेक्निक्स के हेल्प से क्या करते हैं। पहले तो क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सा एंजाइम, प्रोटीन, सारी चीजें बन रही हैं, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को कनेक्ट करने का कोशिश करते हैं कि क्या वही एंजाइम फंजाई में भी वर्क करता है, क्या उसका भी फंक्शन सेम है, ठीक है, क्या कौन सा डाइजेस्टिव जूस उसमें निकल रहा है, हमारे अंदर कौन सी डाइजेस्टिव जूस आ रही है, उनके अंदर कौन सा एंजाइम वर्क करता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए, हमारे अंदर कौन सा एंजाइम। तो ये सारी चीजें जो भी है ना, ये मॉलिक्यूलर टेक्निक्स में आते हैं, जहां पे हम क्या करते हैं, कोई बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म है या बहुत आपके मतलब आप बहुत लोअर इनवर्टिब्रेट्स की बात कर लीजिए या फिर हायर वर्टिब्रेट्स, आपके जितने भी कॉर्डेट्स के मेंबर्स आते हैं, सब में आप जब उसको कनेक्ट करना शुरू करते हैं ना, तो आपके मॉलिक्यूल्स जितने भी बायोकेमिकल्स बन रहे हैं, किस तरह से उनके प्रोटीन हैं या फिर किस तरीके से उनके डीएनए है अरेंज हैं, या कौन सा बेस पेयर उनमें लगा हुआ है, ठीक है, कौन से हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स उनमें बनते हैं, या किस तरीके से डीएनए बाइंडिंग हुई है, ये सारी चीजें आपके मॉलिक्यूलर टेक्निक्स में आते हैं। और ये सिस्टमेटिक्स को कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म को कनेक्ट करने के लिए, उनको क्लासिफाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लिंक देता है। इसलिए आपका ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और कॉन्सेप्ट में से एक होता है, ठीक है। अब सेकंड आपका जो थर्ड यूनिट है उसमें कौन कौन से, पहले तो थर्ड यूनिट का नाम आपका क्या है, इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट, आपको चैप्टर का नाम तो पता ही होगा। इसके बाद इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या जानना है, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है कैसे एक ऑर्गेनिज्म से या एक ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से इवोल्यूशन होते 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 और बेहतर होते होते, जैसे हम लोगों को भी ऐसा बोला गया कि एप्स एंड मंकीज से हमारी क्या हुई है, जो एंसेस्टर हमारे वो रहे हैं, इसके बाद हमारी जनरेशन आगे बढ़ती गई है, तो उनमें इवोल्यूशन हुआ है, दैट इज वाई दे हैव कह
सकते हैं कि डे बाय डे वो बहुत या ईयर बाय ईयर ग्रेजुअली उनमें चेंजेस आए हैं और स्पेशिएशन हुआ है। स्पेशिएशन मतलब न्यू स्पीसीज, हम लोग न्यू स्पीसीज हो गए, ठीक है, लेकिन हमारे एंसेस्टर उन्हीं को कंसिडर किया जाता है। तो ये क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। और इवोल्यूशन की थ्योरीज क्या क्या दी गई है, स्पेशली लैमार्किज्म की थ्योरी, ठीक है, डार्विज्म की थ्योरी जिसको नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी बोलते हैं, ठीक है, जिसको एनवायरनमेंट में सबसे परफेक्ट जो फिटेस्ट होगा, जिसको नेचर सेलेक्ट करेगा वही जिंदा रहेगा, वही आगे बढ़ेगा, जो अपने जिनके बच्चे सर्वाइव कर जाएंगे। ये आपकी डार्विज्म की थ्योरी थी। लैमार्क ने क्या कहा था, यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन, जिस ऑर्गन का ज्यादा यूज होगा वो सबसे ज्यादा क्या होगा और बेहतर होते जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने बताया भी था कि छोटी सी बकरी है जो है पहले हुआ क्या कि वो नीचे घास था तो उसको खाती थी, फिर इसके बाद जैसे जैसे मतलब आपके जो एनवायरनमेंट से ग्रासेस कम होते गए तो ट्रीज पे फिर वो डिपेंड हो गई, तो उनके गर्दन का यूज ज्यादा करते थे तो धीरे धीरे उनकी गर्दन की साइज बढ़ती चली गई। तो ये आपके यूज एंड डिसयूज ऑफ द जो है ऑर्गन के ऊपर लैमार्किज्म का जो है थ्योरी बेस्ड है। ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और कैसे इसके ऊपर आपको आंसर लिखने हैं, ठीक है। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी आपका थर्ड एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या किया गया है, लैमार्क और डार्विन की थ्योरी को मिक्स करके एक नई सिंथेटिक थ्योरी, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी जिसको बोलते हैं, ये बना दिया गया है। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन हुआ कैसे कैसे हुआ, ठीक है, जैसे म्यूटेशन से हो गया, अचानक से जो आपके डीएनए के अंदर कोई चेंज आ गया, या जीन फ्लो हो गया, मतलब एक जगह से जो है ऑर्गेनिज्म कुछ पॉपुलेशन टूट गई कहीं और चला गया, ये आपके जीन जो है फ्लो के अंदर आता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर आता है। और नेचुरल सिलेक्शन की जब हम बात करते हैं कि नेचर ने किसी को सेलेक्ट कर लिया है और वो अब क्या हो रहा है, उसके जनरेशन आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ये आपके या नेचर में वो एकोमोडेट कर गए। अगर कोई भी नेचर में इकोलॉजिकल कोई चेंज आ रहा है उसमें एकोमोडेट कर जा रहे हैं, तो इसके बाद वो किस तरीके से उसमें एकोमोडेट करके फिर आगे अपने जनरेशन को बढ़ाते जाते हैं, ये नेचुरल सिलेक्शन होता है, ठीक है। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट अर्नेस्ट मेयर ने दिया हुआ था कि आपके जो स्पीसीज होते हैं वो उनका क्या क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब जो क्लोजली एक ऑर्गेनिज्म है दूसरे ऑर्गेनिज्म से कितना क्लोजली रिलेटेड है, इसके ऊपर क्या किया गया है। बहुत सारे ऐसे लोगों ने कॉन्सेप्ट दिया है जिसमें अर्नेस्ट मेयर का सबसे एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, ये आपको पढ़ना है, जानना है। मोड ऑफ स्पेशिएशन, अभी मैंने बताया कि हम लोग क्या हुए हैं, एप से, मंकी से, क्या है वो हमारे एंसेस्टर्स हैं, हम उनसे निकल के नए स्पीसीज, उन्हीं में इवोल्यूशन होते होते नए स्पीसीज बने हैं। तो जो स्पेशिएशन होता है उसके क्या क्या तरीके होते हैं, ठीक है, इसमें डिफरेंट तरीके के हम लोग स्पेशिएशन को देखेंगे अब, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम होते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब देखिए क्वेश्चन, अब क्वेश्चंस के ऊपर बढ़े, ये है आपका यूनिट 1 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है यूनिट आपका, आपको मैंने बताया था इंट्रोडक्शन टू क्या है, बायोसिस्टमेटिक्स और टेक्सोनॉमी, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इससे क्या फ्रेम हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन आपका क्या है इससे कि डेफिनेशन क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, किसका, बायोसिस्टमेटिक्स का और टेक्सोनॉमी का। तो बायोसिस्टमेटिक्स क्या होता है, अब मैं आपको बताना शुरू करूं। बायोसिस्टमेटिक्स क्या होता है, मान के चलिए कोई आपने नया ऑर्गेनिज्म देखा कहीं भी किसी जगह पे, ठीक है, उसको आप क्या कर रहे हैं, पहले तो आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई का मतलब ये है कि भाई उसके सिर पे बाल है या नहीं, बॉडी पे हेयर्स है या नहीं, ठीक है, उसके पास आंख है या नहीं, ये सारी चीजें। अब मान के चलिए छोटा ऑर्गेनिज्म है, मतलब यूनिसेलुलर, आपको वो तो दिखेगा नहीं आंख से, खैर थोड़ा उससे बड़ा आप मान लीजिए जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मिल गया है आपको, या फिर कोई चीज आप मान के चलिए, कितने लोग ऐसे होते हैं जिनको लीच नहीं पता होता है, ठीक है, तो मान के चलिए किसी के लिए वो ऑर्गेनिज्म नया है, ठीक है, तो वो आउटर उसको देखेगा, लीच मतलब आपको पता है जोक, तो जो है कि अगर आप मान के चलिए कि एक नया स्पीसीज है, आपने किसी एक ऑर्गेनिज्म को देखा है, पहले उसको आप आइडेंटिफाई करिए। आइडेंटिफाई में आप ये कहेंगे कि कुछ रिंग लाइक स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर है उसका, बॉडी छोटी सी है, ये सारी चीजें आप कहीं ना कहीं आइडेंटिफिकेशन आप अपने पॉइंट्स रखेंगे कि ये पॉइंट्स है, उसको देख के ऐसे लग रहा है, ठीक है। तो बायोसिस्टमेटिक्स बोलता क्या है कि कोई भी नया ऑर्गेनिज्म आपको मिला उसको आप आइडेंटिफाई करिए, ठीक है, उसके आप फिर इसके बाद उसको नॉमेनक्लेचर, आप मतलब उसका नाम दीजिए। दूसरी चीज क्या बोलता है कि आप उसको नाम दीजिए, और तीसरी चीज आप क्या करिए, उसको क्लासिफाई करिए, ठीक है, ये आपका कहता है बायोसिस्टमेटिक्स। वहीं टेक्सोनॉमी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, टेक्सोनॉमी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इवोल्यूशन से आप क्या करिए, इवोल्यूशन से आप जोड़ के, ठीक है, टेक्सोनॉमी में आप क्या करते हैं, इवोल्यूशन से जोड़ के आप डिफरेंट रैंकिंग में
डिफरेंट रैंकिंग में ऑर्गेनिज्म को रखिए, ठीक है, ये आपकी टेक्सोनॉमी कहती है। इसके बाद आपके दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक तो बायोसिस्टमेटिक्स का, जहां पे आप क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, इसके बाद उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, उसके फीचर्स को देखते हैं, ठीक है, इसके बाद आप क्या करते हैं, और यहाँ पे बायोसिस्टमेटिक्स में एक चीज ये भी इंक्लूड होता है कि आप फाइलोजेनेटिकली या इवोल्यूशनरी बेसिस पे भी ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से कनेक्ट कर करके उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन आप केवल अपने बेसिस पे तो कर ही रहे हैं, आपसे इवोल्यूशन के बेसिस पे, फाइलोजेनेटिक बेसिस पे आपको कनेक्ट करना, ये भी बायोसिस्टमेटिक्स के अंदर आता है। इसके बाद जब टेक्सोनॉमी की बात करते हैं तो एक हायरार्की में रखना, और आपको पता है ये हायरार्की मैंने अभी आपके फर्स्ट जो है यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ था कि हायरार्की क्या होती है, आपकी किंगडम, ठीक है, डिवीजन, ये आपका किंगडम, फाइलम, फिर क्लास, ये ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये आपके क्या होते हैं, डिफरेंट टेक्सोन होते हैं, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, स्पीसीज को प्लेस करना शुरू करते हैं कि दो ऑर्गेनिज्म कितने सिमिलर है, इसके बाद दो स्पीसीज कितने सिमिलर है उनको एक ग्रुप में, फिर दो जीनस कितने सिमिलर है, फिर इसके बाद दो फैमिलीज कितनी सिमिलर है ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। इसके बाद ये आपके क्या होते हैं, एक एक जो कैटेगरी है, एक एक जो कैटेगरी है, इसको तो कैटेगरी बोलते हैं, दूसरी चीज इसी को क्या बोलते हैं, टेक्सोन बोलते हैं, ठीक है। और इन्हीं को एक हायरार्किकल आपके, मतलब हायरार्की मतलब होता ही है कि आप कहीं से क्या कर रहे हैं, टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्लेस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी बोलते हैं। तो आप हायरार्की के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को प्लेस कर रहे हैं एक किसमें, एक प्रॉपर सिस्टम में, ठीक है। तो ये आपके क्या है, एक एक टेक्सोन में आप प्लेस करते हैं ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, कितने वो कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। और सिस्टम में अब वहीं आपके बायोसिस्टमेटिक्स में आपने ऑर्गेनिज्म को पहचाना, उसको आइडेंटिफाई किया पहले, इसके बाद उनका नॉमेनक्लेचर किया, इसके बाद उनके फीचर्स को डिफाइन किया, किसके बेसिस पे आपने इवोल्यूशन कैसे 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 हुआ होगा, या फिर किस ऑर्गेनिज्म से ज्यादा मिल रहे हैं, मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बायोसिस्टमेटिक्स के अंदर आता है। वहीं टेक्सोनॉमी में आप इसी बायोसिस्टमेटिक्स का यूज करते हुए, जो सेट ऑफ रूल्स है, इनका यूज करते हुए आप क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म को एक कैटेगरी में रख रहे हैं, ये आपका टेक्सोनॉमी के अंदर आता है, ठीक है। जब क्वेश्चन फ्रेम होता है यहाँ पे, जब आपका पहला क्वेश्चन फ्रेम हुआ है कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है बायोसिस्टमेटिक्स का, तो आप क्या बोलेंगे कि भाई अब देखिए क्या है, जो भी बायोलॉजिकल सिस्टमेटिक्स होते हैं, या फिर बायोलॉजी मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको एक सिस्टम में रखना, कैसे उसको स्टडी करना, क्लासिफाई करना लिविंग थिंग्स को, ठीक है। या सिस्टमेटिक्स आपका क्या होता है, ग्रुपिंग करना, किसमें, ऑर्गेनिज्म को किसके, ऑन द बेसिस ऑफ आपके जो भी रूल्स बनाए गए हैं सिस्टम में रखने के लिए ऑर्गेनिज्म को। और रूल्स कैसे बनाए जाएंगे भाई, आप क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ देयर फीचर्स, ठीक है। तो आप फीचर्स के हेल्प से उनको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, कितने दो ऑर्गेनिज्म कनेक्टेड है नहीं है, ये आपकी बात होती है। और इसी को जब बायोसिस्टमेटिक्स को डिफाइन करते हैं तो डिफाइन एज टेक्सोनॉमी ऑफ ऑर्गेनिज्म, या फिर आपके जो पॉपुलेशन है, ठीक है, लिविंग जितने भी पॉपुलेशंस हैं, ठीक है, इनको क्या करना, आइडेंटिफाई करना, इनको नॉमेनक्लेचर करना, ये सारी चीजें आपकी बायोसिस्टमेटिक्स के अंदर आती हैं। और उनको इवोल्यूशनरी बायोलॉजी से मतलब कह सकते हैं इवोल्यूशन पे कैसे वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, किस तरीके से, किस एंसेस्टर से, उनके परदादा कौन रहे होंगे, उनके सब उससे ऊपर कौन रहा होगा, ठीक है, ये सारी चीजें। और इसके बाद उनके फिर वंशज कौन कौन से रहे होंगे, ये सारी चीजें कनेक्ट करना आपके सिस्टमेटिक्स के अंदर आता है। यही रूल बनाता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कितने किससे इंटरकनेक्टेड होगा, कितना, ठीक है। इसके बाद आपका ये जो है एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि, ठीक है, तो आपका ये जो वर्ड है सिस्टमेटिक्स, ये किससे डिराइव हुआ है, एक लैटिन ग्रीक वर्ड से जिसका नाम है सिस्टेमा। देखिए लैटिन ग्रीक वर्ड ऐसा आपका जो है कहते हैं लैंग्वेज होता है लैटिन, या आपका लैंग्वेज ऐसा होता है जिसको बोलते हैं डेड लैंग्वेज। और डेड लैंग्वेज क्या होती है, जिसको क्या होता है हम लोग अब यूज में नहीं लाते हैं, इसीलिए इनको डेड बोला जाता है। ऐसा नहीं कि लैंग्वेज मर गया है, बस ये यूज में नहीं है या फिर ये बोला चला नहीं जाता है ये लैंग्वेज, मतलब आपके आम बोलचाल की जो भी कॉन्वर्सेशन होती है उसमें हम लोग यूज नहीं करते हैं। दैट इज वाई जिस चीज का आप यूज नहीं करेंगे उसको बर्बाद नहीं कर पाएंगे। तो इस लैंग्वेज का यूज नहीं किया जाता है, तो इस लैंग्वेज में कोई मॉडिफिकेशन, कोई बर्बादी नहीं होती है। तो एक बार अगर कोई लैटिन आपने वर्ड यूज कर लिया है किसी मतलब
किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर किसी ऑर्गेनिज्म का नाम रखने के लिए, ठीक है। तो होता क्या है कि अब वो नाम जो है कभी कोई चेंज नहीं करेगा, ठीक है। वो नाम जो भी है वो अब हमेशा के लिए रह जाएगा, ठीक है। तो लैटिन का मतलब ही होता है डेड लैंग्वेज, जिसको अब आम बोलचाल की भाषा में यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। यहाँ से जब शब्दों का चयन हम लोग करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को नेमिंग करने के लिए, ठीक है, तो होता क्या है कि उस ऑर्गेनिज्म का नाम बार बार नहीं बदला जाता है। ऐसे ही नेम क्या किए जाते हैं, इंटरनेशनल नेम दिए जाते हैं। और जब ICZN की बात हम लोग करते हैं कि जो आपके इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है या बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर है, जहाँ पे आपके एनिमल्स और प्लांट्स को नेमिंग की जाती है, तो इसी आपके लैटिन वर्ड्स का यूज करके किया जाता है, ताकि उनके नाम को बार बार आप इंटरनेशनल, एक बार नाम पड़ गया, अब आप जगह जगह जो भी नाम रहा हो या जो भी उसको बुलाते हो, किसी भी चीज को, आम को कहीं कुछ और बुलाते होंगे, उसी मतलब फल को कोई किसी और देश में कुछ और बोलते होंगे, लेकिन इंटरनेशनली एक नाम आपके लैटिन वर्ड से उनको आइडेंटिफाई कर दिया गया है। अब इस नाम से अब जो है उनको क्या किया जाएगा, पूरी दुनिया में जाना जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा ही ह्यूमंस का जो स्पीसीज है होमोसेपियंस बोलते हैं, तो आप होमोसेपियंस लैटिन वर्ड से लेके कह सकते हैं बना हुआ है। तो होता क्या है कि अब इसको इंटरनेशनली हम लोग जानते हैं, जब भी होमोसेपियंस की बात की जाएगी तो मतलब ह्यूमंस की ही बात की जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो है लैटिन वर्ड का यूज करने का या फिर लैटिन लैंग्वेज यूज करने का ये फायदा होता है। और सिस्टमेटिक्स जो है आपका वर्ड यहीं से डिराइव हुआ है, कहाँ से, सिस्टेमा से, एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ, अच्छा ये तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लैंग्वेज आप खुद पढ़िएगा, ये PPT आपके लिए है। डेफिनेशन ऑफ सिस्टमेटिक्स फिर यही है कि जो सिस्टमेटिक के डेफिनेशन बहुत लोगों ने अपने अपने कॉन्सेप्ट दिए थे, ठीक है। ये स्टेटमेंट है, वी कांट चेंज इट। तो होता क्या है कि स्टेटमेंट हमें जानना है, सबका जो कॉन्सेप्ट है ना, जितने भी ये लोग कॉन्सेप्ट दिए, चाहे फिर वो ब्लैकवेल्डर है, बाइडन है, या जो भी आपके सिम्पसन है, इन जितने लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट दिए ना, दे आर टोटली वेरी वेरी सिमिलर, ठीक है, बहुत ज्यादा सिमिलर है। लेकिन होता क्या है कि इन्होंने स्टेटमेंट दे रखा है जिसको चेंज किया नहीं जा सकता है। तो आपको स्टेटमेंट कहीं ना कहीं अपने दिमाग में रखना होता है। आपको कम से कम 2 4 5 साइंटिस्ट का नाम याद रखना पड़ेगा, जिन्होंने, या जो थिंकर्स थे, फिलोसोफर्स थे, जिन्होंने अपने अपने स्टेटमेंट देके चले गए हैं आपके बायोसिस्टमेटिक्स पे, ठीक है, या सिस्टमेटिक्स पे, उनके स्टेटमेंट को आपको एज सच लिखना होता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए अब ब्लैकवेल्डर और बाइडन ने क्या बोला कि कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना आपको, कॉन्सेप्ट इज नॉट डिफरेंट एट ऑल, बस आपको करना क्या है कि स्टेटमेंट के कुछ पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। सबने एक ही बात बोली है, बस बोलने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। अब होता क्या है, ये लोग क्या बोले हैं, सिस्टमेटिक इज एंटायर फील्ड ऑफ डीलिंग विथ क्या काइंड ऑफ एनिमल और उसके डिस्टिंक्शंस के बारे में कहाँ पाया गया, फिर उनको क्लासिफाई कर दो और इवोल्यूशन के बेसिस पे उनको जोड़ दो। ये चीज मैंने बताया कि भाई उनको कहाँ पाया गया, किस हैबिटेट में पाया गया, उसके पूरे एनिमल के बारे में, कौन से काइंड का एनिमल है, किस तरीके का एनिमल है, कहाँ पाया गया, फिर उसको क्लासिफाई कर दो। और इवोल्यूशन कैसे क्लासिफाई करेंगे, इवोल्यूशन के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे, यही तो होता है बायोसिस्टमेटिक्स। इसके बाद वहीं सिम्पसन ने क्या बोला, इन्होंने भी सेम यही बोला कि साइंटिफिक स्टडी विच डील्स विद द काइंड डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और इनके रिलेशनशिप कैसे होते हैं, इनके जो भी एंसेस्टर्स है या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म इनसे मिल रहे हैं, मैच कर रहे हैं, उनमें सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी कितनी है। अब नेक्स्ट क्या है कि अब देखो, अकॉर्डिंग टू ब्लैकवेल्डर्स सिस्टमेटिक्स क्या होता है, सेम सिस्टमेटिक्स क्या होता है, साइंस which include both taxonomy, taxonomy का मतलब आपके क्या होते हैं कि आप उनके एक एक टैक्सॉन को देख रहे हैं, ठीक है, कि किस टैक्सॉन में रखा गया है, उनको कितनी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी है, और उनके क्लासिफिकेशंस को देखते हैं, हायरार्की को देखते हैं, ठीक है, और क्या एक्सपेक्ट एंड ऑल अदर एक्सपेक्ट्स, जितने भी एक्सपेक्ट्स हैं क्या विद द काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, किस काइंड का वो ऑर्गेनिज्म है, और डेटा एक्यूमुलेटेड अबाउट देम, कितने आपने कौन कौन से डेटा उनके बारे में एक्यूमुलेट किया है, मतलब उनके बारे में उनको आइडेंटिफाई करते समय क्या क्या आपने डेटा कलेक्ट किया है, ये सारी चीजें आपकी आती हैं, ठीक है। वैसे ही आपके क्रिस्टोफरसन
ये क्या बोले कि सिस्टमेटिक क्या होता है, एज अ थ्योरी, प्रिंसिपल, प्रैक्टिस ऑफ आइडेंटिफाइंग, ठीक है, या फिर डिस्कवरिंग आपके सिस्टम, या फिर मतलब आपकी ऑर्डरिंग द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, आप क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहे हैं, ऑर्डर में या फिर एक टेक्सॉन, डिफरेंट टेक्सॉन में, एक हायरार्की में प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। और आपके जितने भी इनको आइडेंटिफाई करना, पहले तो आइडेंटिफाई करना, इसके बाद उनकी डाइवर्सिटी को कनेक्ट करना दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, यही आपकी सेम इन्होंने भी यही बोला था, बस बोलने का तरीका सबका अलग अलग था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अच्छा आपकी जो नेक्स्ट है फिलोसोफर, इन्होंने क्या बोला था, सेम इन्होंने भी यही बोला था कि सिस्टमेटिक्स क्या होता है, फिलोसफी, फिलोसफी मतलब कह सकते हैं थिंकिंग, ठीक है, किसका, कि ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपके जो भी ऑर्गेनिज्म है उनका नेचर कैसा होता है, मतलब आप ये खुद पता लगाएंगे कि आपको जो ऑर्गेनिज्म मिला है उसका कैसा नेचर है, ठीक है, उसको फिर क्या करना, उसके मॉलिक्यूलर बेसिस पे या इवोल्यूशनरी बेसिस पे, ठीक है, उसको क्या करना, देखना कि किससे कनेक्ट हो रहा है, किससे ज्यादा सिमिलर है, किससे नहीं सिमिलर है, और इसके बाद उसको क्लासिफाई करना, ठीक है आपके, और एक आपके फिर हायरार्किकल एंड जो है रिजल्ट आपका होता है कि आप एक हायरार्की में उसको क्या करें, प्लेस कर दे, यही आपके जो होते हैं सिस्टमेटिक्स का रूल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके आता है कि काइंड ऑफ सिस्टमेटिक्स, सिस्टमेटिक के कितने काइंड होते हैं, ये आपका मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है कि भाई सिस्टमेटिक कितने तरीके का होता है, ठीक है। इसमें आपके क्या आते हैं, सिस्टमेटिक को आपके दो जो है क्लासिफिकेशंस किया गया है, एक तो टैक्सोनॉमिक है, ठीक है, एक क्या होता है टैक्सोनॉमिक होता है, दूसरा क्या होता है फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है इवोल्यूशनरी, और वही टैक्सोनॉमी का मतलब होता है कि जहां आप ऑर्गेनिज्म को बाहरी तौर से, या फिर ये कह लीजिए कि ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म कितने सिमिलर है, कितने उनके ट्रेड्स मैच कर रहे हैं और कितने नहीं कर रहे हैं, उनके बेसिस पे आप दो ऑर्गेनिज्म को कनेक्ट कर रहे हैं। और जब भी इवोल्यूशन की बात आती है या फाइलोजेनेटिक की बात आती है, इवोल्यूशन में आप उनके एंसेस्टर्स को देखते हैं कि किस एंसेस्टर से आपका कौन सा ऑर्गेनिज्म ज्यादा मैच कर रहा है, किसकी कैरेक्टरिस्टिक, कहाँ से वो ऑर्गेनिज्म निकल के आए होंगे, ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें आपके फाइलोजेनेटिक में आ जाते हैं। और टैक्सोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो आप दो ऑर्गेनिज्म को उनके मतलब जैसे ह्यूमंस है, इनको भी आप मैं हूं या फिर आप हैं, ठीक है, हम दोनों में कितनी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी है, हम ट्रेड से अपने देख के, ट्रेड मतलब कैरेक्टर से अपने देख के हम लोग पता कर सकते हैं कि भाई हम कितने सिमिलर है एक दूसरे से, क्या तो ह्यूमन जैसा बिहेव कर रहा है तो हम लोग कहते हैं हाँ भाई ये भी ह्यूमन है, ठीक है, तो ये आपके टैक्सोनॉमिक में आ जाता है। अब टैक्सोनॉमिक यहाँ से भी आप देखिए आपके आंसर्स में भी ये चीजें मिल जाएंगी कि टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन क्या होता है, शेयर ट्रेड, मतलब कितने ज्यादा आपके ट्रेड्स एक दूसरे ऑर्गेनिज्म से मैच कर रहा है, ठीक है। अब आपकी यही मैमल्स की भी बात दे दी गई है कि अब जो भी बच्चे दे रहे हैं या फिर जिनके बॉडी पे हेयर्स है ये आपके ह्यूमंस हो जाएंगे, ठीक है। वहीं आपकी जब फाइलोजेनेटिक रिलेशन की बात होती है तो हम ऑर्गेनिज्म को किसके बेसिस पे, इवोल्यूशनरी बेसिस पे रिलेट करते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सोनॉमी, अब आपने बायोसिस्टमेटिक्स पढ़ा, वहां पे मतलब आपके डेफिनेशंस में मैंने बायोसिस्टमेटिक्स समझा दिया। अब टैक्सोनॉमी यही होता है कि होता क्या है, टैक्सोनॉमी मैंने बता के रखा हुआ है कि आप हायरार्की में ऑर्गेनिज्म को प्लेस करते हैं, इसी को टैक्सोनॉमी बोला जाता है। तो टैक्सोनॉमी इज द थ्योरी प्रैक्टिस टू आइडेंटिफाई प्लांट एंड एनिमल्स। टैक्सोनॉमी डील विद द प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको पढ़ना, उनको जानना, फिर ऑर्गेनिज्म को क्या करना, क्लासिफाई करना, यही आपका क्या होता है। अच्छा, it is the functional side which deal with identification, nomenclature, classification, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म ओवरऑल द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया में जितने ऑर्गेनिज्म हैं अब उनको क्या करना कि आप अरेंज करना। टैक्सोनॉमी का मतलब ये होता है अरेंजमेंट करना, और नॉमी का मतलब होता है लॉज के अकॉर्डिंग अरेंज करना। ऐसा नहीं है कि आपके बिना किसी मतलब और छोड़ के आप ऑर्गेनिज्म को किसी भी क्लासिफिकेशन या कैटेगरी में रख दे रहे हैं, ये आपका टैक्सोनॉमी नहीं कहता है, ठीक है। आपको टैक्सोनॉमी के लिए कुछ बेसिक रूल दिए गए हैं जिसके बेसिस पे आप लोग ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करते हैं, किसी एक कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। और बायोसिस्टमेटिक्स से प्लीज आप लोग इसमें थोड़ा सा बस माइन्यूट डिफरेंस है कि टैक्सोनॉमी का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म को एक कैटेगरी में प्लेस करना, और किसके बेसिस पे, बायोसिस्टमेटिक्स में जितने रूल बनाए गए हैं उनके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्या करना, प्लेस करना। ये आपका होता है दो डिफरेंट आपके एक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो आपको दोनों को एक में मिक्स नहीं करना है, ठीक है, थोड़ा सा अलग है।
जब टैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो बस आप अरेंजमेंट की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉज, और लॉज कौन बनाया है, आपके जितने भी लॉज हैं, बायोसिस्टमेटिक्स आपका लॉज देता है, वहां पे आप जो भी रूल नियम बनाया गया है, सेट ऑफ रूल, इसको बोला जाता है बायोसिस्टमेटिक्स, ठीक है ना। दोनों को आप लोग जो है मिक्स मत करिएगा। डेफिनेशन ऑफ टैक्सोनॉमी, ये सारी चीजें आप लोग प्लीज देखिएगा, ठीक है। वैसे ही जैसे डिफरेंट एस्पेक्ट्स दिए गए थे आपके सिस्टमेटिक्स को क्या करने के लिए, फिलॉसफी आपकी दी गई है बहुत लोगों के थ्रू, अभी आप लोगों ने देखा है। उसी तरीके से टैक्सोनॉमी को भी जब इनके लिए भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए गए थे, जैसे कि मैसॉन ने अपना स्टेटमेंट दिया, फिर हैरिसन ने अपना स्टेटमेंट दिया, सारे लोग एक ही बात कहे हैं, लेकिन है स्टेटमेंट तो आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा कि होता क्या है। टैक्सोनॉमी इन्होंने यही बोला था कि भाई आप किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में पता करिए, उसके फैक्ट्स बनाइए, ठीक है, और इसके बाद उसके इंटर रिलेशनशिप को पता करके उनको एक टैक्सोन या कैटेगरी में एक्सप्रेस करना शुरू करिए, या फिर आपको डिफरेंट उनके कैटेगरीज में कैटेगराइजेशन करना शुरू करिए, कैटेगरी में लिंक अप करके रखना शुरू करिए, ठीक है। वैसे ही हैरिसन ने भी यही बोला कि स्टडी ऑफ प्रिंसिपल, टैक्सोनॉमी क्या होती है कि आप सारे प्रिंसिपल को जानते हैं, प्रैक्टिस करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए इन अ पर्टिकुलर मेथड, ठीक है, और क्या करते हैं, एक एंड रिजल्ट क्या होता है कि आप बायोलॉजिकली क्या करें, आप किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करके एक हायरार्की में रख दें, इसके कितने इंटर रिलेशंस कह सकते हैं कि कितने वो एक दूसरे ऑर्गेनिज्म से कितना कनेक्ट कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, आपकी हायरार्की में रखते ही मतलब ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि भाई एक स्पीसीज में रखा गया है, ठीक है, तो वो जो ऑर्गेनिज्म एक स्पीसीज वाले होंगे उनमें सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी होगी, जीनस से थोड़ा सा क्या होंगे वो डिसिमिलर होंगे, फैमिली से और डिसिमिलर होंगे, ये आपके क्या होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का तरीका होता है। फिर देखिए यहाँ पे सिम्पसन फिर आ गए हैं, इनको और जो है इन्होंने भी यही कहा कि आप क्या करिए, क्लासिफाई करिए ऑर्गेनिज्म को, यही आपका क्या होता है प्रिंसिपल के बेसिस पे, ठीक है, बायोसिस्टमेटिक्स के जो प्रिंसिपल बनाए गए हैं उनके बेसिस पे आप ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करिए। फिर आपके जो हेवुड्स थे इन्होंने भी यही कहा, अरेंज करिए भाई आप ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, और इंफॉर्मेशन के बेसिस पे यही होता है आपका जो डिफरेंट आपके एक्सपेक्ट्स दिए गए हैं। फिर वैसे ही ब्लैकवेल्डर्स ने भी बोला कि डे टू डे आप कैसे एक ऑर्गेनिज्म को हैंडल कर रहे हैं, पहले उसके नेचर को जानिए, फिर इसके बाद उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म से कनेक्ट करिए, फिर आप क्या करिए उनको एक ग्रुपिंग करिए, यही आपका क्या होता है ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का तरीका होता है, ठीक है। वैसे ही जॉनसन जो थे इन्होंने भी बोला कि टैक्सोनॉमी क्या है, एक प्लेसिंग ऑफ जो भी आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको एक बायोलॉजिकल फॉर्म में या फिर एक हायरार्किकल फॉर्म में आप उनको प्लेस करिए, उनका यही एक तरीका होता है आपका टैक्सोनॉमी का मतलब ही यही होता है कि आप क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स कि मतलब कितने आपके जो भी रूल्स बने हुए हैं उनके बेसिस पे। और वैसे ही क्रिस्टोफन्स ने भी क्या बोला कि ये भी एक जो टैक्सोनॉमी है एक प्रैक्टिस होता है, रीऑर्गेनाइजिंग, नेमिंग, ऑर्डरिंग इन अ टैक्सा, ठीक है, ऑर्गेनिज्म को एक टैक्सा में आप रख रहे हैं। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन टू क्या है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डू यू नो अबाउट क्लासिफिकेशंस एंड क्लासिकल एंड मॉडर्न टैक्सोनॉमी, मतलब कि आपके क्लासिकल एक अलग, ठीक है, क्लासिकल टैक्सोनॉमी और मॉडर्न टैक्सोनॉमी में क्या आपका क्या आप जानते हैं इसके बारे में अगर पूछता है तो आप जो है दो चीजें बोलते हैं। क्लासिकल मतलब होता है कि जितने भी पुराने आपके जो व्यूज दिए गए हैं किसी ऑर्गेनिज्म को कैसे, देखिए क्लासिकल का मतलब ये है जब सबसे पहले जो प्लूटो थे, थियोफ्रास्टस थे और एरिस्टोटल थे, इन्होंने जब ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना शुरू किया था तो उनके अलग अलग मतलब मॉर्फोलॉजिकल तरीके से ऊपर से किसी ऑर्गेनिज्म को देखा, ठीक है, और कितनी सिमिलैरिटी है, डिसिमिलैरिटी है, ये सारी चीजें देख के उनके हैबिटेट कहाँ एक हैबिटेट में कौन कौन से आपके ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें जो है उन्होंने उनके हैबिटेट के बेसिस पे, ठीक है, उनके शेप एंड साइज के बेसिस पे, ठीक है, उनमें ब्लड होता है कि नहीं, ठीक है, ये उनका ब्लड मतलब रेड है या नहीं, ये सारी बेस जो आपके मॉर्फोलॉजी मतलब जो आपको ऊपर ऊपर फीचर्स दिख रहे हैं उसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया, जो क्लासिफिकेशंस अपने व्यूज दिए हैं कि ऑर्गेनिज्म को इस कैटेगरी में ग्रुप किया जा सकता है, ग्रुपिंग कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को, ये आपके क्लासिकल आपके थ्योरीज में आता है। वही मॉडर्न जब बात करते हैं, मॉडर्न टैक्सोनॉमी या फिर जो भी आपके क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं,
वहां पे आप जब बात करेंगे तो आप करते क्या है, मॉलिक्यूलर बेसिस देखते हैं, इवोल्यूशनरी बेसिस देखते हैं कि भाई आपके जो ऑर्गेनिज्म है उनमें किस तरीके का डीएनए है, किस तरीके की एंजाइम बन रही है, कौन से केमिकल्स बनते हैं, उनके जो एंसेस्टर्स कौन रहे होंगे, क्या वो भी इसी तरह से क्या खाना खाते होंगे, या फिर इस तरीके से उनके जो लिविंग हैबिटेट कैसे रहते होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें जब आप लोग डिस्कस करते हैं तो ये आपकी मॉडर्न टेक्सोनॉमी में आता है। अब क्लासिकल टेक्सोनॉमी और मॉडर्न टेक्सोनॉमी, आपके जो अलग अलग टेक्सोनॉमी है इनको हम लोग लैंग्वेज से देखते हैं। जैसे क्लासिकल टेक्सोनॉमी बेस्ड किस पे होती है, एब्जॉर्बल कौन से, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक पे, ये मैंने आपको बता के रखा हुआ है। ठीक है, और शुरू कहाँ से हुआ था, प्लूटो, इसके बाद एरिस्टोटल जिनको फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं, थियोफ्रास्टस जिसको फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं, और इसके बाद लिनेयस जो आपके बाद में फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इनको बोला जाता है, जिन्होंने आपके टेक्सोनॉमिकल हायरार्कीज दिए हुए हैं। ठीक है, यही आपके डिफरेंट लोग थे जिन्होंने मॉर्फोलॉजिकली मतलब एक्सटर्नल फीचर्स से क्या किया था, ऑर्गेनिज्म को कनेक्ट करना शुरू किया था। नेक्स्ट देखिए कि स्पीसीज जो है इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं, आप ऐसे कर सकते हैं कि इनको क्या किया जाता है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक पे पहले आप क्या करते हैं, उनको देखते हैं, उनको मैच कराते हैं, कितने वो लोग मिलते जुलते हैं। ठीक है, और इसमें होता क्या था कि फ्यू कैरेक्टर्स ही आपके जो होते थे आप यूज कर पाते थे क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, और क्या होता था, फ्यू जो है इंडिविजुअल्स जो होते थे, कह सकते हैं बहुत लिमिटेड जो है कैरेक्टर्स होते थे किसी भी ऑर्गेनिज्म को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, एक दूसरे ऑर्गेनिज्म से। उसके बाद आपके एक आता है टर्म टोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। टोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट मतलब होता है जो भी आपके प्रिजर्व मतलब पहले से आपने रखे हुए ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनके भी आपके क्या होते थे, ऑर्गेनिज्म के यूज करके आप लोग क्या करते थे, स्पीसीज को जो है सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटीज को कहीं ना कहीं क्या करते थे, कनेक्ट करते थे। ठीक है, और सबसे बेकार इस जो है क्लास जो टेक्सोनॉमी है इसमें सबसे बेकार एक चीज थी कि ये लोग मानते थे कि स्पीसीज में कभी भी कोई इवोल्यूशन नहीं होता है। मतलब एक स्पीसीज जो बन गया है उनमें कभी कोई इवोल्यूशन नहीं होगा, उस स्पीसीज से दूसरा स्पीसीज नहीं बन सकता है, या आप कह सकते हैं उनमें जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आते हैं। मतलब कि आपका जो जीन्स होता है या फिर जो कैरेक्टर्स होते हैं एक स्पीसीज के हमेशा स्टैटिक्स हो जाते हैं, ये मतलब रुका हुआ है, या फिर एक स्पीसीज मतलब ह्यूमंस बन गए तो इनसे एडवांस कोई ऑर्गेनिज्म या हमसे एडवांस कोई ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर से नहीं, मतलब हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल में कोई मेकअप में चेंज नहीं आ सकता है, और हमसे एडवांस कोई ऑर्गेनिज्म नहीं मतलब बनेगा नहीं। तो ये आप जो होता था कि मतलब हमारे जो जीन्स है इनमें कोई चेंज नहीं आएगा अगर हम एक स्पीसीज बन गए हैं तो। ठीक है, ये इनका सबसे बेकार एक्सपेक्ट था। और आपके क्या थे कि कुछ आपके और इसमें एक्सपेक्ट्स ये दिए गए थे कि स्पीसीज जो है उनके कोई फिर सब क्लासिफिकेशंस नहीं किया गया, कि उनको फर्दर और जो है कैटेगराइज नहीं किया गया। ठीक है, और आपके जो वही मॉडर्न या न्यू सिस्टमेटिक्स क्या बोलता है कि जब भी आप दिए कौन थे इसको, जूलियन हुक्सले ने दिया था 1940 में, और ये बोलता क्या है आपके स्टडी किसको, ऑल टाइप, आप सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक को देखिए। सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये है कि आप इसमें इंक्लूड क्या करेंगे, सेल किस तरीके का सेल पाया जाता है, किस तरीके का आपके क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजी कैसी होती है, मतलब किस तरीके के उसमें केमिकल रिएक्शंस पाए जाते हैं। ठीक है, और इकोलॉजी, ठीक है, उनका एनवायरनमेंट कैसा रहा होगा, किस हैबिटेट में रहते हैं, किस तरीके के ऑर्गेनिज्म से वो कनेक्ट करते हैं, मतलब उनका इंटरेक्शन कैसा है अपने एनवायरनमेंट के साथ, जेनेटिक्स कैसा है। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी मतलब आपके जब उनमें लार्वल डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, ये सारी चीजें आपके एम्ब्रियोलॉजी में इंक्लूड होता है। किस तरीके से ऑर्गेनिज्म जब आप अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में है किस किस स्टेज से होके गुजरता है एडल्ट तक बनने के लिए, ये सारी चीजें आपकी एम्ब्रियोलॉजी में इंक्लूड होती हैं। और बिहेवियर, किस तरीके का बिहेवियर रहा है। ठीक है, ये जब सब कुछ आप इंक्लूड करके बात करते हैं एक ऑर्गेनिज्म के, मतलब उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्या उसके ट्रेट्स हैं, तब जाके आपका क्या होता है मॉडर्न टेक्सोनॉमी। और दो ऑर्गेनिज्म को अगर आपको कनेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, दोनों ऑर्गेनिज्म को सारे जितने भी आपके कैरेक्टरिस्टिक हैं पहले उनके बेसिस पे कनेक्ट करिए, इसके बाद उसकी सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज को मैच करिए, फिर आप उसकी ग्रुपिंग करना शुरू करिए। ये आपके मॉडर्न टेक्सोनॉमी का जो है कॉन्सेप्ट कहता है। ठीक है, वहीं आपके क्लासिकल टेक्सोनॉमी में बेस्ड ऑन, मैंने पहले ही बताया है कि मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स कैसे बाहर बाहर से दिख रहे हैं, ये आपके होते हैं। ठीक है, और जो न्यू सिस्टमेटिक्स है इसको पॉपुलेशन सिस्टमेटिक्स भी बोलते हैं।
ठीक है, ये सारी चीजें आपकी और इसको बायोसिस्टमेटिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, बायोसिस्टमेटिक्स का मतलब यही होता है कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में मतलब ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इवोल्यूशन में, मतलब इनके एंसेस्टर हो सकता है, दो ऑर्गेनिज्म को जिसको आप कनेक्ट करना चाह रहे हो उनके कहीं ना कहीं एंसेस्टर सिमिलर निकल आए। ये सारी चीजें आपकी क्या विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी आप क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिज्म को कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, न्यू सिस्टमेटिक्स से कुछ यहाँ पॉइंट दिए हुए हैं भाई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज न्यू सिस्टमेटिक्स ये बोलता है कि आपके जो जेनेटिक मेकअप होते हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म के, वो क्या होते हैं, डायनेमिक होते हैं, बनते बिगड़ते रहते हैं। कभी हो सकता है कि जो जेनेटिक मेकअप है थोड़ा बेहतर हो जाए, थोड़े बेहतर स्पीसीज को लेके आए। ठीक है, हो सकता है कि और खराब स्पीसीज उससे बनना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये यही चीज बोलता है कि स्पीसीज जो होता है एक डायनेमिक यूनिट है, जो हमेशा क्या होता है, उनके जेनेटिक मेकअप में चेंज आता रहता है, इवोल्यूशन होता रहता है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी पॉइंट्स को आप पढ़िएगा। ठीक है, एम क्या होती है टैक्सोनॉमी की, एम या फिर जितने भी टैक्सोनॉमिस्ट है भाई वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर क्यों रहे हैं, सबसे बड़ा एम क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो इनका एम ये होता है कि आप जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, मतलब जितने भी तरीके के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, और मतलब जितने भी तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके बारे में जानना है इनको। ठीक है, उनको कलेक्ट करना है, उनको प्रिजर्व करना है, ताकि वो अपनी जान सके कि दुनिया में कितनी तरीके की डाइवर्सिफाई भगवान ने बना के रखा हुआ है, डाइवर्सिटी जो है हमारे दुनिया में दे रखी है। ठीक है, इसके बाद उनको क्या करना, कनेक्ट करना, अरेंज करना, किसके बेसिस पे उनके अंदर कितनी सिमिलैरिटीज है, डिससिमिलैरिटीज है। ठीक है, इसके बाद आपका उनको रिकॉर्ड में रखना, इसको मतलब कह सकते हैं कि आपके एक एक टैक्सॉन को जब आप खोले तो आपको पता चले कि कितने ऑर्गेनिज्म जो है एक टैक्सॉन के अंदर रखा जा सकता है, या फिर कितनी ग्रुपिंग हुई है, ये सारी चीजें। ठीक है, और आपके फिर से उनको अरेंज करना एक हायरार्किकल क्लासिफिकेशन में, ताकि आपके ऑर्गेनिज्म जो भी आपके वर्ल्ड में इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं उनको कैसे ग्रुप में रख के कितनी तरीके से वो सिमिलर है, कोई ऑर्गेनिज्म तो एक ही ग्रुप में रख दिया गया, फिर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सिमिलर हैं उनको फिर एक ग्रुप में रख दिया गया, ताकि इससे क्या हो कि ऑर्गेनिज्म आपको जब भी पढ़ना हो, किसी मतलब आपको नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा है तो आप उनको क्या करते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, तो आपके लिए उनको जानना आसान हो जाएगा। उनकी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पे आप लोग क्या करेंगे, उनकी ग्रुपिंग कर देंगे। तो भाई आपको 10 ऑर्गेनिज्म अगर से 50 ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और उसमें क्या हो रहा है, कुछ सिमिलर है कुछ डिसिमिलर है, तो आप लोग कितनी सिमिलैरिटीज दूसरे एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में अगर आप ग्रुपिंग कर देंगे तो आपके नंबर ऑफ ग्रुप जब बढ़ जाएंगे, मतलब कुछ ग्रुप रह जाएंगे, तो आपको पढ़ने में, उनको जानने में आपके लिए आसानी होगी। इसलिए ये आपके जो टैक्सोनॉमिस्ट होते हैं इनका भी यही एम होता है कि जितने वर्ल्ड में ऑर्गेनिज्म है उनको क्या किया जाए, पहले ग्रुपिंग कर दिया जाए, उससे इनकी स्टडी क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है, ग्रुप में उनको पढ़ना आसान हो जाता है। ठीक है, बार बार आपको उस ऑर्गेनिज्म के मतलब कैरेक्टरिस्टिक को, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक को नहीं ढूंढना पड़ेगा, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, और उनके जेनेटिक मेकअप को पढ़ना, उनके फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को पढ़ना, इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये सारी चीजें इनके जो है आपके टैक्सोनॉमिस्ट का बेसिकली एम होता है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब करना है आपको क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी। तो आपके टैक्सोनॉमी के सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टैक्सोनॉमी के बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, ठीक है, तो जो आपकी सबसे बेसिक एक आपको जो याद रहेगा, ठीक है, जो टैक्सोनॉमी का टाइप होता है, इसमें अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 तरीके की आपको टैक्सोनॉमी याद रहेगी हमेशा। ठीक है, ये टैक्सोनॉमी आपकी क्या होती है, डिफरेंट होती है। इसके बाद ये आपका फर्स्ट कह सकते हैं कैटेगरी दिया गया है टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी में। ठीक है, सेकेंड कैटेगरी आपकी क्या आती है, जिसमें टैक्सोनॉमी को क्लासिफाई किया गया है, इसमें आपके क्या आते हैं, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, और कीमो टैक्सोनॉमी। ठीक है, एक आपका आता है साइटो टैक्सोनॉमी, एक आता है आपका कैरियो टैक्सोनॉमी। ये आपकी फर्स्ट कैटेगरी है
जिसमें क्या किया जाता है, टैक्सोनॉमी को क्लासिफाई किया जाता है, अल्फा, बीटा और गामा। इसको आप स्पेलिंग से लिखेंगे, अल्फा, ठीक है, बीटा और गामा टैक्सोनॉमी। ये इजी होगा आपके लिए, ये तो आप याद कर सकते हैं। ये जो सेकंड कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमी के क्लासिफिकेशन का है, ये थोड़ा सा आपको जो है कह सकते हैं, थोड़ा डेफिनेशन के थ्रू जान लेंगे तो इजी हो जाएगा, इसको भी लर्न करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब अल्फा जो है आपके टैक्सोनॉमी को किस तरह से आप लोग डिफाइन करके लिख सकते हैं। ये बोलता क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को पहले आप आइडेंटिफाई कर दीजिए, क्या कर दीजिए, आइडेंटिफाई कर दीजिए, और इसके बाद उसको क्या कर दीजिए, आप डिस्क्राइब कर दीजिए, डिस्क्राइब कर दीजिए, ठीक है, और उसकी नेमिंग कर दीजिए। ये आपका क्या बोलता है, एक ऑर्गेनिज्म के बारे में केवल बात करता है आपका अल्फा टैक्सोनॉमी। कहीं भी इसमें मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म की ही केवल आप क्या कर रहे हैं, जो है उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, नेमिंग कर रहे हैं। अब बीटा टैक्सोनॉमी क्या बोलता है कि आप जो मान के चलिए एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इन ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन किसके बेसिस पे डिस्क्राइब करेंगे, कि दूसरे ऑर्गेनिज्म जो जितने भी इनके अगल बगल प्रेजेंट है या कई सारे ऑर्गेनिज्म से इनको इंटरकनेक्ट करना, कि कितने इन्होंने इसके साथ जो है ट्रेड्स इसके साथ मिल रहा है, इसके साथ कितना कैरेक्टर मिल रहा है, इसके साथ कितना कैरेक्टर मिल रहा है। मतलब आप क्या करते हैं कि बाहर बाहर से कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से इंटरकनेक्ट करेंगे, और फिर इसके बाद उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, कैटेगराइज करेंगे। ये आपका बीटा टैक्सोनॉमी कहता है। यहाँ पे अल्फा टैक्सोनॉमी में आप कोई भी कंपैरेटिव चीजें नहीं यूज करते हैं, आप बस आइडेंटिफाई कर दिए, डिस्क्राइब कर दिए, उसकी नेमिंग कर दिए ऑर्गेनिज्म का। यहाँ पे आप क्या करते हैं कि उसको आइडेंटिफाई भी करेंगे, डिस्क्राइब भी करेंगे, लेकिन किसके बेसिस पे डिस्क्राइब करेंगे, दूसरे ऑर्गेनिज्म से कितने इनके कैरेक्टरिस्टिक मिल रहे हैं, कितने नहीं मिल रहे हैं, उसके बेसिस पे आपको पहले स्टडी करना है, इसके बाद आप कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। दो आपको चीज समझ में आ गई। अब जो गामा टैक्सोनॉमी है, ये क्या कहता है कि आपको ऑर्गेनिज्म को क्या करना है, आइडेंटिफाई भी करना है, डिस्क्राइब भी करना है, नेमिंग भी करना है, सब कुछ करना है, लेकिन आपकी बेसिस क्या होनी चाहिए, इवोल्यूशनरी होना चाहिए, ठीक है। इवोल्यूशन के बेसिस पे आप जितना भी इसको कैटेगराइजेशन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, सब इवोल्यूशनरी होना चाहिए। क्या इसको क्या एक और नाम देते हैं, फाइलोजेनेटिक, ठीक है, कि आप ऑर्गेनिज्म को फाइलोजेनेटिकली उसका क्या रिलेशनशिप है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, ठीक है, कौन से उनके एंसेस्टर्स रहे होंगे, कोई उनके एंसेस्टर्स के फिर उसके भी एंसेस्टर्स कोई रहे होंगे। मतलब आप कहते हैं कि भाई सबसे आप एंसेस्टर्स को ढूंढना शुरू करिए, फिर उनके वंशज कौन से होंगे, उनके वंशज कौन से होंगे, मतलब इनकी पूरी ब्रांचिंग को देखिए, फाइलोजेनेटिक ट्री को देखिए, तब जाके आप ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करिए, क्लासिफाई करिए, डिस्क्राइब करिए। ये आपका गामा टैक्सोनॉमी कहता है, ठीक है। अब आपको ये डिफरेंट कैटेगरीज टैक्सोनॉमी की समझ में आ गए। जो सेकंड कैटेगरी है टैक्सोनॉमी का, ठीक है, अगर आप मान के चलिए आपको कुछ नहीं याद आ रहा है, तो टैक्सोनॉमी जो हम लोग अभी तक ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ते हैं उसमें, या फिर आप 12th तक जो पढ़ते हैं उसमें भी ये बहुत एडवांस है, ठीक है। उसमें आप लोग अल्फा बीटा गामा टैक्सोनॉमी अगर डिस्क्राइब कर दिए दैट इज इनफ, लेकिन आपको बहुत ज्यादा मतलब और अच्छा आंसर लिखना है, आपको लॉन्ग में आंसर दे दिया लिखने के लिए, तो आप दूसरा कैटेगरी भी इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें आप लोग जो है डिफरेंट टैक्सोनॉमी को, जो सेकंड कैटेगरी है जिसमें टैक्सोनॉमी को क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ, पहले होता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, इसके बाद कीमो टैक्सोनॉमी, साइटो टैक्सोनॉमी, और आपका होता है कैरियो टैक्सोनॉमी, ठीक है। ये 4 कैटेगरीज और दिए गए हैं, टैक्सोनॉमी को क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में सबसे पहले होता क्या है कि हम देखते हैं कि क्रोमोसोम के नंबर्स कितने हैं, ये सारी चीजें, ठीक है, ठीक है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या होता है कि आप लोग देखते क्या है कि आपके ऑर्गेनिज्म में 2 ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अगर आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं किसके, कैरेक्टरिस्टिक के, ठीक है, आप लोग देखेंगे कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक, भाई इसमें कैरेक्टरिस्टिक है तो आपने कहा यस, तो आपके यस के लिए आप प्लस साइन लगाएंगे, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक मान लीजिए सेम जो आपका कैरेक्टरिस्टिक आपने सोच सोच के रखा हुआ है या फिर आपने आइडेंटिफाई किया है 2 ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि दोनों ऑर्गेनिज्म में देखना है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स में है या नहीं है, तो आप क्या करते हैं
कि अगर मान लीजिए वही कैरेक्टरिस्टिक दूसरे वाले ऑर्गेनिज्म में नहीं है तो वहां आप माइनस का साइन यूज करेंगे। फिर आप नेक्स्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक को लेके बढ़ेंगे, क्या इसमें है क्या इसमें नहीं है। ये इस तरीके से आपके क्या होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कितनी कैरेक्टरिस्टिक दो ऑर्गेनिज्म में मैच कर रही है और कितनी नहीं मैच कर रही है, ये आपके न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में आता है, जिसमें आप लोग जब ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टरिस्टिक मैच कर रहे हैं तो आप प्लस का साइन लगाएंगे, नहीं मैच कर रहे हैं तो माइनस का साइन लगाएंगे। ये आपके क्या होते हैं, न्यूमेरिकल, मतलब आपके आप नंबर्स जोड़ रहे हैं कि कितने आपके जो है कैरेक्टरिस्टिक मैच कर रहे हैं और कितने नहीं मैच कर रहे हैं। ठीक है, अब जो सेकंड आपका टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आता है, ठीक है, सेकंड जो आपके टैक्सोनॉमी का क्लासिफिकेशन में कैटेगरी आता है, ये आता है आपका कीमो टैक्सोनॉमी। और कीमो टैक्सोनॉमी की जब आप बात करते हैं, कीमो का मतलब ही होता है कि केमिकल, और कौन से ऑर्गेनिज्म में, क्या फंजाई में भी सेम आपके एंजाइम्स का फॉर्मेशन हो रहा है जैसे ह्यूमंस में होता है, क्या फंजाई में भी सेम डाइजेस्टिव जूस का फॉर्मेशन हो रहा है जो ह्यूमंस में बनता है, ठीक है, कौन कौन से केमिकल्स बन रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें जब आप लोग इंटरकनेक्ट करके देखना शुरू करते हैं तब आपको पता चलता है कि आप क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल जो है क्या कर रहे हैं, सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटीज को देख रहे हैं। ठीक है, अब साइटोटैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, साइटो का मतलब होता है आपके जो क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, उनको जब आप देखना शुरू करते हैं, उनके कितने नंबर्स हैं, ठीक है, उनमें कितने जो है नंबर, फिर शेप कैसा है, ठीक है, ये सारी चीजें जब आप लोग देखते हैं तो आपके साइटोटैक्सोनॉमी की यहाँ बात की जाती है। फिर वैसे ही जब कैरियॉन्स की बात करते हैं तो आपके न्यूक्लियस में, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके बारे में भी हम लोग सेम आपके कहीं ना कहीं ये दोनों टॉपिक इंटरकनेक्टेड है, इसीलिए मैंने ऊपर नीचे लिख के रखा हुआ है कि होता क्या है कि आप दोनों में ही कहीं ना कहीं क्रोमोसोमल उसके बेसिस को देखते हैं, किस तरह का डीएनए है, किस तरीके की उसमें जो है बेस पेयर्स है, नाइट्रोजन है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता है। सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है जो डीएनए या आरएनए होता है, ठीक है, ये आपके किससे, डिफरेंट बेस पेयर से मिलकर बने हुए होते हैं, आपने 12th में पढ़ा हुआ है ये सारी चीजें। तो आपके क्या होते हैं, कैसे इनके क्रोमोसोम्स के कितने नंबर्स हैं, ठीक है, ये आपके साइटोटैक्सोनॉमी में आ जाएगा। वहीं कैरियो की जब हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, आपके डीएनए की किस तरह से जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, डीएनए है, आरएनए है, ठीक है, कौन सा प्रोटीन बन रहा है, कौन से हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, ये सारी चीजें आपके कैरियो वाले में आ जाते हैं। ठीक है, अब ये आपका क्या है, दो कैटेगरी था, फिर से मैं बता दे रही हूँ, टैक्सोनॉमी को आपने क्या किया है, दो कैटेगरीज में या दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहले जो आपने डिवाइड किया फर्स्ट कैटेगरी था जिसमें अल्फा बीटा गामा, आपको इतना याद है तो आप इतना ही लिखिए, और ज्यादा आपको ज्ञान रखने की जरूरत है, अगर लॉन्ग में क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप इन कैटेगरीज को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशली आपके दोनों ही कैटेगरीज आपने बता दिया है, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप इसको याद करिए या फिर इसको याद करिए या दोनों को याद करके रखिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन फ्रेम होता है, ठीक है, ये यूनिट 1 से, जो क्या है कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, और इसका फंक्शन क्या है, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आपके ICZN जो होते हैं, ये होते क्या है, किसी भी नए ऑर्गेनिज्म को कैसे उनको नेम किया जाएगा, उनके सेट्स ऑफ रूल्स दिए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे रूल है जिसमें बताया जाता है, जिसमें कैरोलस लिनियस का सबसे जो आपका होता है बायो, ठीक है, नॉमियल नॉमेनक्लेचर, किसी स्पीसीज को जब आप नेमिंग देते हैं तो एक आप उसको क्या करते हैं, जीनस नेम देते हैं, दूसरा स्पीसीज नेम देते हैं। ठीक है, और क्या और रूल्स होते हैं, जीनस को हमेशा क्या कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ठीक है, और स्पीसीज को हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये बताया जाता है कि जब भी आप जो है जीनस होता है हैंड रिटन, मतलब अगर आप हाथ से किसी ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल ये जो है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर लिख रहे हैं तो उसको हमेशा अंडरलाइन करिए, और आपके जब भी प्रिंटेड होते हैं तो इटैलिक्स में होते हैं। ठीक है, उसमें अंडरलाइनिंग की जरूरत नहीं होती। ये सारे आपके डिफरेंट तरीके दिए हुए हैं जो आपके नॉमेनक्लेचर के, जिसको रूल कहा जाता है, और इनका फंक्शन क्या होता है, किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म को क्या करना, उसको ग्रीक या फिर जब अभी मैंने बताया है कि डेड लैंग्वेज में उनकी नेमिंग करना, यही आपका क्या होता है, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर होता है। ठीक है, और इसके सेट्स ऑफ रूल, ठीक है, ये सारी चीजें उसके रूल्स होते हैं। और इसकी हिस्ट्री, हाँ, एक आपका जो इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री, कि कैसे आपके जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर या फिर ये कह लीजिए जो ऑर्गेनाइजेशन, ये जो आपके रूल कोड्स ये जो बनाए गए हैं, ठीक है, इसकी हिस्ट्री मतलब कहाँ से शुरू हुई भाई,
किसने है जो सबसे पहले सोचा कि ऑर्गेनिज्म को, अरे भाई सारे ऑर्गेनिज्म को एक नाम देना चाहिए। फिर इसके बाद उनके ऊपर फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बैठना शुरू हुए कि ठीक है हम लोग जो है अब एक जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे किसी ऑर्गेनिज्म को क्या नाम देना है, इंटरनेशनल उसकी नेमिंग कैसे करनी है। जो एक ऑर्गेनिज्म को अगर इंटरनेशनली किसी एक नाम से बुलाया जाएगा तो फिर इस ऑर्गेनिज्म का नेम जो है जिस भी दुनिया में जिस भी शहर में या फिर जिस भी आपके डिफरेंट कह सकते हैं कंट्रीज में इसी नाम से इनको जाना जाएगा। अगर मतलब एक नाम बोल दिया गया होमोसेपियंस, मतलब होता ही है कि आपके ये ह्यूमन की बात की जा रही है, ठीक है। इस तरीके से उनके नेम को कभी चेंज नहीं किया जा सकता है। इंटरनेशनली उनके नेम को क्या किया गया है, कह सकते हैं आइडेंटिफाई करा दिया गया है, ठीक है। ये आपके डिफरेंट जो है बार बार जो बहुत सारे संगठन बने हुए थे, इसके बाद बहुत सारे संगठन फिर मिलके एक संगठन का फॉर्मेशन किए और कैसे इनकी हिस्ट्री जो है, इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। चलिए, ये आपके हिस्ट्री में जहाँ पे मतलब हिस्ट्री आपकी कुछ है इंटरनेशनल, जब ये आपके काउंसिल बने या फिर आपका जो ये है कोड्स बना, किसके लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को नॉमेनक्लेचर करने के लिए या फिर उनका नाम रखने के लिए। ये आपके स्टार्ट कहाँ से हुआ था, किनको सबसे पहले फील हुआ कि भाई हमें एक ग्रुप बनाना चाहिए, तो ब्रिटिश जो थी एक एसोसिएशन था या फिर एक कह लीजिए एक संगठन था, ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ एडवांसमेंट ऑफ साइंस 1842 में इन्होंने सोचा कि हमें सबसे पहले ये कदम उठाना चाहिए कि हम ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करना शुरू करें, जो नए नए ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनको हम लोग इंटरनेशनल एक नाम देना शुरू करें। फिर वैसे ही अमेरिका का जो एक एसोसिएशन था साइंस एडवांसमेंट के लिए, तो इन्होंने भी सेम, इनको भी लगा कि नहीं नहीं नाम तो होना ही चाहिए हर ऑर्गेनिज्म का इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। फिर इसके बाद आपके जर्मनी, फ्रांस जो है और सोवियत यूनियन जो है, इन लोगों को भी ये फील हुआ कि ऑर्गेनिज्म को इंटरनेशनली एक नाम से ही जाना जाना चाहिए। बहुत जो अलग अलग उनके नेमिंग यूज होते हैं वो तो अलग की बात है, लेकिन इंटरनेशनल एक नेम होना चाहिए जिसको कोई बदल ना सके। फिर आपके जो है ये डिफरेंट ईयर्स में फिर पेरिस, बर्लिन, आपके बहुत सारे ऐसे एसोसिएशंस इनके रहे हैं, ठीक है, संगठन इनके भी रहे हैं जिन्होंने सोचा कि नहीं नहीं किसी भी ऑर्गेनिज्म को इंटरनेशनल लेवल पे केवल एक नाम से जाना जाना चाहिए। तो ये आपके इनके सोच को आगे बढ़ाते हुए जो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जो जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है, इन्होंने ये एक डिफरेंट एक एसोसिएशन कह सकते हैं या फिर जो एक एसोसिएशन बना जिन्होंने क्या किया, बहुत सारे आपके रूल्स, सेट ऑफ रूल दिए और लास्टली इसको नाम दिया गया इंटरनेशनल, ठीक है, कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये आपके जो भी रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं, ये आपको बताता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को इंटरनेशनली कैसे नेम करना है, ठीक है, कैसे एक ही नाम उनका दिया जाएगा और उसको पूरे दुनिया में उसी नाम से जाना जाएगा, ठीक है, उसको बार बार आप नाम उसका चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो भी रूल्स हैं, ये मैंने आपको बताया है अभी थोड़ी देर पहले कि हैंड रिटन होगा तो क्या रूल होगा, जो प्रिंटेड होगा तो क्या रूल होगा, ठीक है, आपको जीनस नेम कैपिटल लिखना है, स्पीसीज नेम स्मॉल लेटर में लिखना है, ये सारी चीजें आपके डिफरेंट रूल में आपके जो होता है आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या फ्रेम होता है, डेफिनेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ टैक्सोनॉमी और बायोसिस्टेमेटिक्स। तो आपको पता है कि आपको मैंने ये बता के रखा हुआ है, सेम जो रिपीटेड क्वेश्चन है ये, टैक्सोनॉमी और बायोसिस्टेमेटिक्स की क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होती है, डेफिनेशन क्या होता है, ये सारी चीजें आप बता लेंगे और इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है टैक्सोनॉमी का, ये भी मैंने आपको बता के रखा हुआ है कि टैक्सोनॉमी को टैक्सोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग क्या इनकी इंपॉर्टेंस होती है, क्यों किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप क्लासिफाई कर रहे हैं, ताकि आपके जो ऑर्गेनिज्म है, इतने सारे डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिज्म की हमारे जो पूरे अर्थ पे, उसको क्या किया जाए, एक ग्रुप में अगर हम रखते हैं तो उनकी स्टडी ईजी हो जाती है, उनके बारे में जानना ईजी हो जाता है, किस ऑर्गेनिज्म से हमें कितना फायदा है या कितना हमारे इकोलॉजिकल वो एक सिस्टम में कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, कितने आपके इकोलॉजिकल बैलेंस को बना रहे हैं, ठीक है, आप फूड चेन, फूड वेव के बारे में जानते होंगे। इसीलिए हर एक ऑर्गेनिज्म पूरे इकोलॉजी के सिस्टम को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहले तो ये चीज़, और हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है इस पूरी दुनिया में। ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमें टैक्सोनॉमी जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और बायोसिस्टमेटिक्स का मतलब ये होता है कि भाई आप एक सेट ऑफ रूल बना रहे हैं, उसको इवोल्यूशन से भी जोड़ रहे हैं ताकि आप जान सकें कि वो कहाँ से आए हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी डिस्कस हो चुकी हैं। नेक्स्ट आपका क्या है कि टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी, अगेन कि
टेक्सोनॉमी के कितने अल्फा बीटा गामा मैंने आपको बता के रखा हुआ है, और उसमें और इंक्लूडिव है न्यूमेरिकल, साइटो टेक्सोनॉमी, केमिकल टेक्सोनॉमी, ये सारी चीजें आप जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेम, हाँ, टेक्सोनॉमिक हायरार्की, ये आपका एक टेक्सोनॉमिक हायरार्की यहाँ पे इसी को बोलते हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये आपका जो टेक्सोनॉमिक हायरार्की होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की। और ऑर्गेनिज्म में कितनी सिमिलैरिटी है, डिसिमिलैरिटी है, सबसे ज्यादा सिमिलर ऑर्गेनिज्म कहाँ आते हैं, एक स्पीसीज में आते हैं, दो सिमिलर स्पीसीज एक जीनस के अंदर आते हैं, ठीक है, दो सिमिलर जीनस एक फैमिली के अंदर आते हैं, ये आपका क्या होता है, टेक्सोनॉमिक हायरार्की होता है। एक एक जो आपके कैटेगरी है इसको हम लोग टैक्सॉन बोलते हैं, ठीक है, टैक्सॉन बोलते हैं। और टैक्सोनॉमी जो होता है मतलब होता है कि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को अरेंज कर रहे हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी, यही आपकी टैक्सोनॉमी होती है। इससे ज्यादा आपके क्वेश्चन यूनिट 1 से फ्रेम नहीं होने वाले हैं, ठीक है। अब यूनिट 2 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। यूनिट 2 आपका क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिक प्रोसेसेस, ठीक है, कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है और टैक्सोनॉमिक प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं, ठीक है, ये आपका यूनिट 2 है। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस आर रिकॉग्नाइज्ड, अभी तक कितने आपने क्लासिफिकेशंस, मतलब कितने क्लासिफिकेशन, कितने तरीके से क्लासिफाई किया जा चुका है ऑर्गेनिज्म को, आप कितना तरीका जानते हैं, आपने अभी तक अपने यूनिट्स में कौन कौन से क्लासिफिकेशन के टाइप पढ़े हैं। ऐसा है कि जब आप पढ़ते हैं, टैक्सोनॉमी की बात करते हैं, तो 11th-12th के जो आपके सिलेबस है बहुत ज्यादा मैच करते हैं, लेकिन वो सिलेबस मैच करने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने जो है ग्रेजुएशन लेवल पे भी उस उतना ब्रॉड आंसर लिख पाएंगे, ठीक है। तो ग्रेजुएशन इज समथिंग वेरी ब्रॉड फ्रॉम 11th-12th के सिलेबस से, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज जानना होगा, थोड़ा एक्स्ट्रा जानना होगा, थोड़ा मेरे हिसाब से तो और ज्यादा ही जानना होगा, क्योंकि शॉर्ट आंसर लिखने के लिए तो फिर भी ठीक है कि आप थोड़ा जान गए तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग आंसर के लिए अगर आपको आंसर लिखने हैं तो आप कुछ भी नहीं भर सकते हैं। यू शुड नो कि आपकी किताब में क्या दिया है, क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जो आपकी क्लासिफिकेशंस आपकी ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग जितना ब्रॉड लेवल पे आपको जानना है वो आपको अपने आंसर्स में इंक्लूड करना पड़ेगा। जब आपके क्लासिफिकेशन के टाइप्स आते हैं तो दो क्लासिफिकेशंस आप जानते हैं, ठीक है, जो आपके पूरे ऑर्गेनिज्म को जब क्लासिफाई किया गया है, किस किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन दिया गया है, ठीक है, दो आते हैं इसमें, बेसिकली दो कैटेगरीज आते हैं। सबसे पहला आपका ए क्या होता है, आर्टिफिशियल, ठीक है, क्लासिफिकेशन, और दूसरा क्या होता है आपका जो है नेचुरल क्लासिफिकेशन। ओके, इसमें दो तरीके की क्लासिफिकेशंस आप पढ़ते हैं, एक होता है आपका आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और दूसरा क्या होता है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जब आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो आप क्या करते हैं, मॉर्फोलॉजिकली आपके जो ऑर्गेनिज्म कितने मैच कर रहे हैं, कितने डिसिमिलर है, इसकी बात करते हैं। और जब नेचुरल सिस्टम की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, आपके बेंथम और हुकर ने ये क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, जिसमें आप लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को इंटरकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कितने शेयर्ड कैरेक्टर्स हैं, कितने आपके वो बायोकेमिकल्स, फिजियोलॉजी क्या है, एनाटॉमी क्या है, दो ऑर्गेनिज्म की कितनी मैच कर रही है, कितनी नहीं मैच कर रही है, उसके बेसिस पे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस आप लोग जो है डिफाइन करते हैं। इसके बाद आपके जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसके क्या ड्रॉबैक रहे हैं, और आपके नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के भी कुछ ड्रॉबैक रहे हैं, दोनों में ही ड्रॉबैक्स रहा है, तो इनके बारे में भी आपको जानना है। आर्टिफिशियल में आपको इसके पहले भी ये टॉपिक मैंने इंक्लूड कराया हुआ है कि आर्टिफिशियल का होता क्या है, जब यहाँ पे आप बात करते हैं तो कुछ ही ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म को कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। और मॉर्फोलॉजी आप कितना ही किसी को ऊपर ऊपर से देख के कितना कनेक्ट कर पाएंगे, वहीं आपका नेचुरल सिस्टम जो होता है इसमें क्या होता है, थोड़ा सा आपका ब्रॉड लेवल हो जाता है क्लासिफाई करने का, ऑर्गेनिज्म को उनके बीच में सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज को कनेक्ट करना थोड़ा और क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है मोर एडवांस है देन आर्टिफिशियल आपके सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है,
थ्योरीज की हम बात करते हैं, जिसमें आपका थ्योरी पहला जो है, फर्स्ट थ्योरी क्या होता है, एसेंशियलिज्म का थ्योरी, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या है, नॉमिनलिज्म का थ्योरी, ठीक है, एम्पिरिज्म का थ्योरी। फिर इसके बाद आपका क्लैडिज्म आता है और इवोल्यूशनरी जो है क्लासिफिकेशन या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की थ्योरी। मतलब 5 थ्योरीज आपकी जो है दी गई हैं आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है। अब थोड़ा दो पॉइंट्स इसके बारे में जानते हैं। एसेंशियलिज्म क्या बोलता है, बोलता है ये कि भाई आप एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक किसी ऑर्गेनिज्म का ले लीजिए, ठीक है, और क्या करिए, उसी एक कैरेक्टरिस्टिक से दूसरे ऑर्गेनिज्म से उसको कनेक्ट करने के लिए वही एक कैरेक्टरिस्टिक यूज करिए। कई बार ऐसे होता है, मान के चलिए 3 ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो, मतलब आप मानिए कि आप एक को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, दोनों जो ये आपका ये ऑर्गेनिज्म है, आप बी और सी से इसको कंपेयर कर रहे हैं। कुछ आपका कैरेक्टरिस्टिक बी से भी मिलता होगा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक सी से भी मिलता होगा, लेकिन जब आप एसेंशियलिज्म की बात करते हैं तो केवल आपको एक सुपीरियर कह सकते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक लेना है जो आपको, जिससे वो मैच कर रहा हो, बस आप कह सकते हैं कि वही दोनों सिमिलर है, जो थर्ड वाले को आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो इसमें एक ड्रॉबैक ये था कि भाई आप किसी एक सुपीरियर कैरेक्टर को लेके दो ऑर्गेनिज्म को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। कई बार ऐसे होता है कि हो सकता है कि इस ऑर्गेनिज्म में वो कैरेक्टरिस्टिक मिल गया हो जो ए वाले ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक को आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं या आप जिससे कनेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि वो कैरेक्टरिस्टिक सी से ना मिल रहा हो, लेकिन उसके अलावे बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होंगे जो सी से मैच कर रहे होंगे, या मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऐसा होता होगा जो ए और सी में कॉमन होगा, वही कैरेक्टरिस्टिक बी से कॉमन नहीं होगा ए और बी में, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक कैरेक्टर के बेसिस पे, एक ट्रेट के बेसिस पे आप दो ऑर्गेनिज्म को कह दे कि नहीं नहीं ये दोनों एक ही कैटेगरी में रखे जाएंगे, ठीक है। वही आपका नॉमिनलिज्म क्या बोलता है, एक मिनट, ये बोलता है कि आपके जब भी एक ऑर्गेनिज्म को आप क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो केवल एक ही ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करिए, उसी को डिस्क्राइब करिए, उसको इंटरकनेक्ट करने की किसी से जरूरत नहीं है, ठीक है। वहीं आपका एम्पेरिज्म क्या बोलता है, आपका जो एम्पेरिज्म है ये चीज बोलता है कि दो ऑर्गेनिज्म को आप इंटरकनेक्ट करिए, उसको इवेल्युएट करिए मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे, ठीक है। तो ये आपके एम्पेरिज्म में आ जाता है। फिर क्लैडिज्म क्या बोलता है, ठीक है, क्लैडिज्म क्या बोलता है कि आप देखिए जूलॉजिकल टाइम स्केल से किस आपके एरा में कौन सा ऑर्गेनिज्म आया था, और फिर इसके बाद उस ऑर्गेनिज्म से उसके कितने ब्रांचिंग हुए, या फिर कह लीजिए उसके कितने जो है वंशज निकले। ये सारी चीजें आपको देखना है, किस एरा में वो खत्म हो गए थे, ठीक है। ये सारी चीजें आपके क्या होता है, ये आपका जूलॉजिकल एक टाइम स्केल है। ये आपने बहुत पहले आपके 11th या 12th में आपने ये चीजें देखी होंगी, जहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनिज्म को किस पीरियड में वो आए थे, ठीक है, उनके बेसिस पे आप उनके जो है उनको क्लासिफाई करके रखते हैं, ठीक है। उनके डिफरेंट जो है कैटेगरीज बनाते हैं, किस एरा में वो आए थे, ठीक है। तो इनके यहाँ पे आपको ये देखना है कि किस एरा में जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए थे, ठीक है। कोई ऑर्गेनिज्म किस एरा में एक्सटिंक्ट हुआ था, फिर उसके कितने एंसेस्टर्स बने, ये सारी चीजें आप जूलॉजिकल टाइम स्केल से जब क्या करते हैं, इंटरकनेक्ट करके पढ़ते हैं, तो आपका क्लैडिज्म का केस आता है, ठीक है, या क्लैडिज्म में आप उसको इन्वॉल्व करते हैं। ये आपका आइडेंटिफाई या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक तरीका है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो लास्ट में है इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन। यहाँ पे आप क्या करते हैं, दो ऑर्गेनिज्म को कहाँ से मतलब उनके एंसेस्टर्स कौन से हैं, ये सारी चीजें आप लोग इवोल्यूशन के बेसिस पे जब कनेक्ट करना शुरू करते हैं कि एक एंसेस्टर है उससे कितने आपके ऑर्गेनिज्म जो है, कितने सारे उसके जो है डिस्केंडेंट्स निकले होंगे या कितने वंशज निकले होंगे, फिर उनके वंशज से कौन से वंशज निकले होंगे, जब इसकी आप लोग बात करते हैं, या दो आपके ऑर्गेनिज्म है इंटरकनेक्ट हो रहे हैं या कितने सिमिलर हैं, तो आप एक उसको एंसेस्टर से जोड़ रहे हैं, फिर ये जो एंसेस्टर है ये कितना सिमिलर है किसी और एंसेस्टर से, जब ऐसे आप एक फाइलोजेनेटिक ट्री बनाते हैं तो इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन आपका यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो क्लैडिज्म में क्या अंतर है भाई, आप जूलॉजिकल टाइम स्केल से जोड़ रहे हैं, ठीक है, कि किस एरा में ऑर्गेनिज्म आया होगा, उसकी कितनी ब्रांचिंग हुई होगी, कब वो मरा होगा, ठीक है। और वहीं इवोल्यूशन की जब आप बात करते हैं तो बस आप एंसेस्टर्स को जोड़ते चले जाते हैं, ठीक है। आप नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि
मीनिंग क्या होती है कलेक्शन इन टैक्सोनॉमी, मतलब आप कलेक्शन एक तो पहले कितने तरीके का होता है, मेथड ऑफ कलेक्शन, ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, बहुत इजी है कि मेथड ऑफ कलेक्शन, अब टैक्सोनॉमी को किसी भी जो है बायोलॉजिकली किसी ऑर्गेनिज्म को आपको प्रिजर्व करना है या कलेक्ट करना है, कंजर्व करना है, तो आपके मेथड्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। इसके पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कि कलेक्शन के कौन कौन से टाइप होते हैं जिसमें आप लोग यूज करते हैं ऑर्गेनिज्म को कलेक्ट करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए। तो एक बताया था मैंने ड्राई, ठीक है, एक बताया था वेट, ये कलेक्शन है आपका, ये भी कलेक्शन है पहला, दूसरा, तीसरा आपका आता है, एक होता है आपका लो टेम्परेचर कलेक्शन और एक होता है माइक्रोस्कोपी कलेक्शन। माइक्रोस्कोपी कलेक्शन, ठीक है। तो आपके ड्राई वाले में क्या आता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप पूरे अच्छे तरीके से उसको सुखा के फिर क्या कर रहे हैं, आप उसको कलेक्ट करके रखे हुए हैं, ठीक है। ज्यादातर फॉसिल्स फ्यूल्स में जो आपके फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल्स की स्टडी में, सॉरी फॉसिल्स फ्यूल नहीं, फॉसिल के स्टडी में आप लोग क्या करते हैं, ड्राई कलेक्शन का जो है यूज करते हैं कि आप ऑर्गेनिज्म को पूरी अच्छी तरीके से ड्राई कर लिए हैं, ठीक है। जैसे हर्बेरियम में भी हम लोग ड्राई कलेक्शन ही करते हैं भाई, करते क्या है कि उसको भी सुखा के पूरा अच्छे से, जो भी आपको आप जो प्लांट है उसके पार्ट्स को तोड़े, उसको अच्छे से सुखा लिए, फिर इसके बाद आपने उसको क्या किया है, कहीं हर्बेरियम पे पेस्ट कर दिया है। तो आपके जितने भी कलेक्शन के मेथड होते हैं, वैसे ही जब आप ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो वहाँ पे भी आप उनके फॉसिल्स को क्या करते हैं, ठीक है, उसको पूरा अच्छे से ड्राई करके रखते हैं, ये उसको प्रिजर्व करने का काम करते हैं, ये आपके ड्राई कलेक्शंस में आता है। वेट कलेक्शंस में आप एथेनॉल वगैरह का यूज करते हैं ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, उनके बॉडी पार्ट्स को आप क्या करते हैं, ऐसा जैसे वो है उसको कलेक्ट करके, ठीक है, किसी एक लिक्विड में उसको क्या कर रहा है, प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में यूज करके उसको कलेक्ट कर रहा है, ये आपके वेट जो है कलेक्शन मेथड होता है या प्रिजर्वेशन मेथड होता है। लो टेम्परेचर कलेक्शन, स्पेशली मैं इसकी बात करूं तो आजकल बहुत फैशन में आया है कि जो सीमेन होता है या आपके जो विमेंस होती हैं उनके ओवा को कलेक्ट करके कहीं एक लो टेम्परेचर पे, ठीक है, रखा जाता है, ठीक है। तो होता क्या है कि ऐसे कलेक्शंस को जहाँ पे आपके जो सीमेन है या ओवा है उसको कलेक्ट कर दिया जा रहा है लैब में बहुत ही लो टेम्परेचर पे किसी एक लिक्विड में, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर लिक्विड में नाइट्रोजन वगैरह जो यूज करते हैं, ठीक है, ये आपके क्या आते हैं, लो जो टेम्परेचर कलेक्शन में आता है। वहीं आपके माइक्रोस्कोपी आपके कलेक्शंस में आपके बहुत सारे ऐसे हैं, हेयर है, स्केल है, उसके छोटे छोटे बॉडी के पार्ट्स को तोड़ तोड़ के क्या किया जाए, उसको एक स्लाइड में या फिर क्या किया जाए, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको तोड़ के जो है आपको स्टडी करने के लिए रखा जाए, तो ये क्या होते हैं, आपके माइक्रोस्कोपी कलेक्शन में आते हैं, ठीक है। ये आपके 4 तरीके का कलेक्शन होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन की तरफ बढ़े कि टैक्सोनॉमिक टूल क्या होते हैं आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। तो टैक्सोनॉमिक टूल का मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, तो उनके क्या क्या टूल्स आप यूज करते हैं। इसमें आपका बेसिकली आता है जूलॉजिकल, बोटैनिकल गार्डन, ठीक है, जूलॉजिकल, फिर आपका सेकंड बोटैनिकल गार्डन आता है, तीसरा आपका हर्बेरियम, और क्या आता है, म्यूजियम। हर्बेरियम, ये सारी चीजें आपकी क्या होती हैं, कलेक्शन टूल्स है, जहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व करने का काम करते हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़िएगा। प्रोसेस क्या होता है किसी ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व करने का, ठीक है। जो आपके प्रिजर्वेशन होते हैं स्पीसीज के, इसके लिए आपको फिक्सेशन करना, और दूसरी चीज ये होती है कि आपके प्रिजर्वेटिव कौन कौन से यूज कर रहे हैं, तो आपके जो स्पेशल आपके क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि आप जब भी किसी स्पीसीज को प्रिजर्व करना है तो उसके पहले तो स्टेप क्या क्या होते हैं कि उनको प्रिजर्व करने के लिए आप कौन कौन से स्टेप यूज करते हैं। देखिए पहला क्या है, यूथनाइजिंग। यूथनाइजिंग का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप मार रहे हैं, तो जब भी उसको इस तरह से किल करिए कि उसके बॉडी में कोई डैमेज, उसकी जो बॉडी पार्ट है वो डैमेज ना हो, ठीक है।
ये आपका यूथनाइजिंग का तरीका होता है। इसके बाद आप प्रिजर्वेटिव जब उसके अंदर डाल रहे हैं या फिर ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व करने के लिए जो केमिकल्स यूज कर रहे हैं उनको इंजेक्शन के थ्रू और बॉडी में स्लिटिंग मतलब किस किस आप बॉडी के किस किस पार्ट में, स्लिट्स मतलब होता है होल में, ठीक है, किस किस होल में इंजेक्शन को क्या कर रहे हैं, निडल को चुभा रहे हैं और इंजेक्ट कर रहे हैं केमिकल्स को। ये एक बहुत अच्छा एक तरीके से होता है और ये तरीका जो होता है फॉलोड होता है। एक आपका ब्रांच है IAUCAU, ठीक है, ये आपका वेट, ठीक है, इंटरनेशनल एनिमल केयर एंड यूज कमेटी, ठीक है। ये पूरा आपका एक कमेटी है जो आपकी ऑर्गेनिज्म को कैसे मारना है, एक सही मेथड क्या होता है कि उनको अनडैमेज किए उसको कैसे मार रहे हैं, फिर उसकी इंजेक्शन और स्लिटिंग कैसे आप प्रिजर्वेटिव उसमें केमिकल्स जो है आप इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद उनको फिक्स करना एक रिलैक्स मोड पे, ये आपका क्या होता है, तरीका होता है आपकी किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब प्रिजर्व करना होता है। फिर उनको लेवलिंग करना, ठीक है, कि आप लेवल कर रहे हैं कौन सा स्पेसिमेन है, उनको स्टोर करना। ये आपके 5 आपके स्टेप्स इंक्लूड होते हैं कभी भी आप किसी स्पीसीज को प्रिजर्व कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थ्योरीज ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देयर वर मेनी थ्योरीज व्हिच वर गिवन। ये थ्योरीज ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आई थिंक दिस वन इज रिपीटेड क्वेश्चन, यहाँ पे इसको मैंने आपको बता के रखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका क्वेश्चन है, यूनिट 3। तो बाकी 2 यूनिट्स के जो आपके क्वेश्चन है यूनिट 3 और 4 उसको हम लोग दूसरे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। होप आपकी ये जो क्लासेस आज की रही है बहुत इंफॉर्मेटिव होगी आपके एग्जाम के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और मैंने कोशिश किया है कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं उसको कवर कर सकूं एक वीडियो में। थैंक यू सो मच।